नमस्कार, एडुसेट प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम यादव शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आप सभी का बायोलॉजी के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स। इस लेक्चर में आप जान पाएंगे हार्मोन्स और उनकी प्रकार, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। इस लेक्चर के पश्चात आप सभी को ये भली भांति मालूम हो जाएगा कि व्हाट आर हार्मोन्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, व्हाट इज हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट हार्मोन्स। आइए जानते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन शब्द का नाम सबसे पहले स्टर्लिंग ने 1905 में दिया था। हार्मोन शब्द जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है आई एक्साइट और अराउज। अर्थात हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में इस प्रकार का प्रभाव डालते हैं जो या तो शरीर की प्रणाली को, कार्य प्रणाली को धीमा कर देते हैं या उसे बढ़ा देते हैं। सबसे पहला हार्मोन जिसकी खोज की गई थी उसका नाम है सेक्रेटिन, जिसे इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से निकाला गया था। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज secretin derived from the intestinal mucosa. Hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. अर्थात हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। इनकी एक्सेस और इनकी डेफिशिएंसी दोनों ही हानिकारक हो सकती हैं। आमतौर पर हार्मोन्स उसी समय ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं जब उनका मॉडरेट अमाउंट में सिक्रेशन होता है। आइए जानें हार्मोन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ग्लैंड सेल्स कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन्स। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अपनी कोई डक्ट्स नहीं होती, क्योंकि उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसलिए वो सीधे तौर पर अपना सिक्रेशन ब्लड में डाल देती हैं और ब्लड के द्वारा, जो कि एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ये सिक्रेशन यानी कि हार्मोन्स दे रीच द टारगेट ऑर्गन्स। दे अफेक्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ देयर टारगेट ऑर्गन्स। और जिन टारगेट ऑर्गन्स पर ये पहुंचते हैं वहाँ या तो ये अपने द्वारा उनसे होने वाले सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं या सीधे तौर पर उस टारगेट ऑर्गन पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और स्टीरॉइड्स। इन दिस पिक्चर on one side an endocrine gland cell is shown, which is named as secreting cell, and a long tubular structure which is named as blood vessel. It has been shown the secretion from the secreting cell is being directly poured into the blood vessel. सीधे तौर पर उसको ब्लड वेसल में डाला गया है और ब्लड वेसल से होता हुआ, जो कि नीले डॉट्स के रूप में नजर आ रहा है, जिसे हम हार्मोन कहेंगे, ये सिक्रेशन सीधा टारगेट सेल पर पहुंचता है। टारगेट सेल पर पहुंचने के लिए, टारगेट सेल तक जाने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसी साइट्स हों जिन्हें हम रिसेप्टर साइट्स कहते हैं। ये रिसेप्टर साइट्स हार्मोन्स को पहचानने में सहायता करती हैं और एक लॉक एंड की तरह एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और तभी हम ये मान पाते हैं कि हार्मोन हैज़ रीच्ड द टारगेट सेल एंड इट हैज़ अफेक्टेड द पर्टिकुलर टारगेट सेल। The hormones are effective always in low concentration. Excess or deficiency of hormone leads to disorders. Some hormones are produced in inactive form. अर्थात सुसुप्त अवस्था में उन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, दे आर नॉट एक्टिव, उसी समय वो कार्यशील नहीं होते हैं। सच हार्मोन्स आर इंसुलिन, जो कि प्रो इंसुलिन के रूप में पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। दे आर यूज्ड अप इन देयर रेगुलेटरी एक्शन, अर्थात कार्य करने के दौरान वो कंज्यूम हो जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स की कितनी प्रकार होती हैं। आपने अभी जाना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं।
The study of such endocrine glands is also called as endocrinology. On the basis of their chemical nature, अर्थात केमिकल नेचर के अनुसार हार्मोन्स को निम्नलिखित समूह में बांटा गया है। पहला समूह कहलाता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें जो हार्मोन्स आते हैं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। दे आर एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन। Second group is of peptide hormones, and in this group the hormones are oxytocin, vasopressin and somatostatin. Third type of hormones come in the group of polypeptide hormones, and somatotrophin, thyrotrophin, gonadotrophin, insulin, glucagon and parathyroid hormones are such group of hormones which come under this category. Fourth group consists of steroid hormones. These hormones are secreted from adrenal cortex, so they are also called as cortical hormones. Testes, ovaries, they are all composed of steroids. Placental estradiol and progesterone, they are also a type of steroid hormones. Now let us come to mechanism of hormone action. Each hormone affects only the target cells. अर्थात हर हार्मोन की अपनी एक टारगेट सेल होती है जो इस बात से निर्धारित होती है कि वो किस सेल की, कौन सी टारगेट सेल की रिसेप्टर साइट से बाइंड करता है। All hormones do not act in the same way. The lipid insoluble hormone और water soluble hormone, अर्थात ऐसे हार्मोन्स जो वाटर में सोल्यूबल हैं, they cannot enter the टारगेट सेल, अर्थात ऐसे हार्मोन्स टारगेट सेल के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड इट विल अलाउ ओनली सच सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सोल्यूबल. इट विल नॉट अलाउ सच सब्सटेंसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर. देयरफॉर such water soluble hormones interact with the surface receptor. It means that the receptor of such hormones, the receptor of water soluble hormones is present on the surface of cell membrane. It is normally a glycoprotein and initiate a chain of reactions within it. Steroid hormones, जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि they are lipid soluble, they pass through the plasma membrane to enter the cytoplasm of the target cell. क्योंकि ये लिपिड में soluble हैं, इसलिए ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर यानी साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं और साइटोप्लाज्म में आकर टारगेट सेल को अफेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ हार्मोन एक्शन को हम मेनली दो हेडिंग के अंडर स्टडी करते हैं। पहला हेडिंग कहलाता है मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स या सरफेस रिसेप्टर्स। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, अर्थात ऐसे हार्मोन्स जो सेल के अंदर जाकर काम करते हैं उनको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। आइए अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सभी वो एग्जाम्पल हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जब रिसेप्टर के साथ हार्मोन की बाइंडिंग हो जाती है तो उस कॉम्प्लेक्स को हम HR कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। दिस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कॉजेज द रिलीज ऑफ एन एंजाइम adenylate cyclase from the receptor site. It is the effect of this HR complex, that is the enzyme adenylate cyclase is being released. This enzyme, that is adenylate cyclase, forms the CAMP or cyclic adenosine monophosphate from ATP in the cell. यानी ATP से कन्वर्ट होकर CAMP बन जाता है। This CAMP, क्योंकि एनर्जी मिल गई है, this CAMP activates the existing enzyme system of the cell. ये सेल के अंदर जो एंजाइम सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर देता है and this enzyme system in turn accelerates the biochemical reactions in the cell. The hormone is called as first messenger, क्योंकि स्टिमुलेशन सबसे पहले उस हार्मोन के कारण प्राप्त हुआ। Therefore, the hormone is called as first messenger
एंड द साइक्लिक AMP जो कि आगे चलकर एंजाइम को एक्टिवेट करता है, दिस साइक्लिक AMP इज कॉल्ड एज सेकेंड मैसेंजर। Earl W. Sutherland Jr. discovered cyclic AMP in 1965. In this diagram, the mechanism of hormone action through extracellular receptors is shown. Hormone is present on outer side of the cell membrane, and in the second step, the hormone is binded to the receptor present on the cell membrane, and thus the HR complex is formed. This HR complex shows response 1, which is the formation of cAMP, and this cAMP in turn shows second response, which is in the form of biochemical and physiological responses. Second type of mechanism is through intracellular receptors. The lipid soluble hormones or the steroid hormones, they activate or they work through the intracellular receptors. They can easily pass through the cell membrane of the target cell into the cytoplasm or directly in the nucleus. They bind to the specific intracellular receptors in the cytoplasm to make the HR complex that enters the nucleus. There can be two types of cases. In one case, the hormone receptor complex is formed in the cytoplasm, then it enters into the nucleus, and in second case, the HR complex directly formed into the nucleus. This HR complex binds to specific regulatory sites on the chromosomes. यानी न्यूक्लियस में जाने के बाद क्रोमोसोम के साथ ही HR कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है एंड एक्टिवेट सर्टेन जीन्स, और क्रोमोसोम की कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेटेड जीन्स जो हैं दे ट्रांसक्राइब द मैसेंजर RNA, यानी DNA की एक्टिवेटेड जीन्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन करती हैं और मैसेंजर RNA बनाती हैं। मैसेंजर RNA फिर साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है। द एंजाइम्स प्रमोट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द सेल्स, यानी जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से बनते हैं वो आगे चलकर बॉडी की सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रमोट करते हैं। द एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स आर स्लोअर, यानी ये बहुत स्लो होते हैं, बट दे लास्ट longer than the action of water soluble hormones. In this picture, the intracellular receptor mechanism is shown, that is the mode of hormone action through intracellular receptors is shown. Hormone is present on the outer side in the form of green spot, which can be estrogen or any steroid hormone. It is able to enter inside the cell membrane. So it enters inside the cell membrane, it binds with the receptor to form receptor hormone or hormone receptor complex. This complex enters the nucleus, and in the nucleus it joins with the chromosomes to activate the genes on the chromosome. In this picture also, a blue colored steroid hormone is shown, which enters inside the cell and joins with yellow colored receptor, which is named as steroid receptor. This hormone receptor complex enters the nucleus and it binds with red coiled DNA. DNA के साथ में जुड़ जाता है और DNA से ट्रांसक्राइब होकर RNA बनाता है और RNA ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है जो आगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अफेक्ट करती हैं। Next is the antagonistic effect of hormones. It is the effect of hormones which act against each other. यानी ऐसे हार्मोन्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट कार्य करते हैं उस इफेक्ट को एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन हार्ट सेल्स साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर विच इंक्रीजेज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। वेयर एज CGMP साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट इट ऑल्सो एक्ट्स एज अनदर सेकेंड मैसेंजर, ये भी एक सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है, विच डिक्रीजेज द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को घटाता है, कम करता है इन रिस्पॉन्स टू एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट के कारण से। इस तरह से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स अचीव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन द हार्ट बीट। तो एक दूसरे के अगेंस्ट कार्य करते हैं, जहां CAMP इंक्रीज करता है वहीं पर CGMP उसको रिड्यूस करता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स, व्हेन टू और मोर हार्मोन्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स एक्शन
and are needed for full expression, their effects are called as synergistic effects। यानी जब दो या दो से अधिक हार्मोन्स एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाते हों और उन्हें अपना असर पूरी प्रकार से दिखाने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता होती है, तो इस तरह के इफेक्ट को सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन एंड इजैकुलेशन ऑफ मिल्क बाय मैमरी ग्लैंड्स रिक्वायर्स synergistic effect of estrogens, progesterone, prolactin and oxytocin hormones. Next is hormones as messengers, and we can take the example of hypothalamo-hypophyseal axis. Hypothalamus is a part of forebrain. Forebrain का एक भाग होता है hypothalamus. The neurons of hypothalamic nuclei secrete some hormones called as neurohormones in the blood. यानी हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो सीधे ब्लड में जाते हैं। इन हार्मोन्स को न्यूरोहार्मोन्स कहा जाता है। दे आर कैरीड टू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वाया हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। इनको पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब तक ले जाया जाता है थ्रू अ पोर्टल वेन, क्योंकि हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम का यही कार्य होता है, हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन्स या रिलीज हार्मोन्स को लेकर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक ले जाना, बिकॉज देयर इज नो डक्ट्स प्रेजेंट इन द एंडोक्राइन सिस्टम। सो दिस पोर्टल सिस्टम does this job and transports the neurohormones from the hypothalamus to the pituitary gland. In the pituitary gland, the neurohormones stimulate it to release various hormones. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर ये हार्मोन्स इस ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं इसके द्वारा रिलीज होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के लिए। हार्मोन्स कैन ऑल्सो वर्क एज रेगुलेटर्स। दे हेल्प इन मेंटेनिंग homeostasis, that is maintaining the balance in the internal environment of our body। हमारे शरीर में सभी सिस्टम्स का, सभी ऑर्गन्स का तालमेल बराबर हो और भली भांति चलता रहे, that is called as homeostasis, and hormones also help in doing such activity। When the secretion of one hormone is under the control of another hormone, then it is called as feedback control। that is अगर हार्मोन का रेगुलेशन किसी दूसरे हार्मोन के अंडर में है तो इस प्रकार के रेगुलेशन को फीडबैक कंट्रोल का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन दूसरे हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। फीडबैक कंट्रोल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। In this diagram, three main organs are shown: hypothalamus, pituitary and ovaries. You know that hypothalamus is a part of brain. It is presented in head region. Pituitary is also present in head region, while ovaries are present in lower abdominal area. Now you can imagine that hypothalamus से GnRH यानी gonadotrophin releasing hormone pituitary तक जाता है, पिट्यूटरी से FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों हार्मोन्स ओवरीज तक जाते हैं थ्रू द ब्लड, एंड ओवरीज फिर सेक्रेट करती हैं दो हार्मोन्स, एक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडायोल इन केस ऑफ फीमेल्स। ये दोनों हार्मोन्स जब ब्लड में अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो ब्लड से ये हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी दोनों तक जाकर उन्हें स्टिमुलेट करते हैं फीडबैक कंट्रोल के लिए, यानी कि और अधिक GnRH और FSH या LH का सेक्रेशन रोकने के लिए। इस तरह का जो कंट्रोल है जिसमें प्रोडक्टिव हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल स्वयं ही अधिक मात्रा में बनने के कारण से अपनी प्रोडक्शन को रोकने का कार्य करें, ऐसे कंट्रोल को फीडबैक कंट्रोल कहा जाता है। पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल इज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन इन ब्लड स्टिमुलेट्स the increased secretion of another hormone, then it is called as positive feedback control. For example, if the level of thyroxine is less than normal in the blood, reduced thyroxine level stimulates the hypothalamus to secrete more of TRH, यानी thyrotrophin releasing hormone, which in turn results in increased secretion of TSH, that is thyroid stimulating hormone. The TSH in turn stimulates the increased secretion of thyroxine. तो ये एक तरह की चेन है जिसमें हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज होता है
और पिट्यूटरी तक जाता है। पिट्यूटरी TSH रिलीज करती है, थायराइड ग्लैंड तक पहुंचाती है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होता है और थायरोक्सिन का इंक्रीज और डिक्रीज लेवल फिर अपने ही प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस पिक्चर में इसी प्रकार के फीडबैक कंट्रोल को दिखाया गया है, जिसमें प्लस सिंबल के द्वारा बढ़े हुए सिक्रीशन को दिखाया गया है और नेगेटिव यानी लाल रंग के एरोज के द्वारा रिड्यूस्ड सिक्रीशन यानी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल को दर्शाया गया है। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन इज when the amount of hormone in the blood exerts an inhibitory effect on the secretion of another hormone, then it is called as negative feedback control. For example, a high amount of thyroxine in blood inhibits the hypothalamus in such a way that less amount of TRH and TSH are produced respectively. अर्थात अगर थायरोक्सिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को यानी उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स TRH और TSH के प्रोडक्शन को रोक देती है। This eventually results in decrease in thyroxine. In this diagram, the feedback control of thyroxine by the thyroid gland is shown. Thyroid gland produces T3 and T4. Both are thyroxine hormones. These T3 and T4 hormones control the hypothalamus and pituitary gland by stopping the production of TRH and TSH. Now let us come to the human endocrine system. The endocrine glands and hormones producing cells in different parts of our body constitute the endocrine system. पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक जहाँ जहाँ पर भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सभी ग्लैंड्स मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, gonads, these are organized endocrine glands. Other organs like heart, gastrointestinal tract, liver, kidney, they also produce hormones. In this diagram, you can see the endocrine glands present in different parts of body. In head region, hypothalamus, pineal and pituitary are present. In neck region, thyroid and parathyroid are present. In chest region, thoracic region, thymus is present. In upper abdominal area below stomach, pancreas is present. Adrenals are present above the kidneys and testes and ovaries are present in lower abdominal area. Now let us discuss the main endocrine glands. First one is hypothalamus, which is called as the supreme commander of endocrine regulation. It is located on the basal part of diencephalon, that is a part of brain. It contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system and regulate the functions of anterior pituitary gland. In this picture, the effect of hormone secreted by hypothalamus is shown. Hypothalamus is present in the head region and the hormones which are secreted and stimulated through the pituitary gland, they show their effect in distant areas like thyroid, like adrenals or testes, etc. Now, the hypothalamus releases following hormones: adrenocorticotrophic releasing hormone from adrenal gland, thyrotrophin releasing hormone to the pituitary gland, somatotrophin releasing hormone, somatostatin, prolactin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone, melanocyte releasing hormone and melanocyte inhibiting hormone. All these hormones reach the pituitary gland through the portal system. The pituitary gland, which is also called as hypophysis cerebri, it is located just below the hypothalamus. It is the smallest endocrine gland, about 1.3 cm in diameter and weighs about half a gram. It is attached to brain by a stalk called infundibulum. यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्टाक जिसके द्वारा ये ब्रेन से जुड़ी होती है उस स्टाक को इन्फंडिबुलम कहा जाता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्जर एंटीरियर लॉब, smallest middle lobe and a smaller posterior lobe. The anterior and middle lobe comprise 75% part while the posterior lobe comprises 25% part. This is the picture of pituitary gland showing anterior and posterior lobes.
showing portal circulation to the anterior lobe of pituitary gland, and the neurosecretory cells which directly reach from the hypothalamus to the posterior part of pituitary gland, directly pouring their secretions into the pituitary gland. This is the picture of secretions released from the pituitary gland to the reproductive organs. The two hormones FSH and LH in male and female respectively, which in case of male affect the testis to secrete the testosterone hormone, and the Leydig cells or the seminiferous tubules for the maturation of sperm. Similarly, in ovaries, they stimulate the release of other hormones like progesterone, estradiol, etc. through interstitial cell stimulating hormones, and also stimulate the formation of egg or ova. The hormones from anterior lobe of pituitary are as follows: first, somatotrophin; second, thyrotrophin; third, adrenocorticotrophin; 4, prolactin; 5, gonadotrophin, which can be either follicle stimulating hormone or luteinizing hormone. In this picture, the pituitary gland is shown and the 6 hormones released from the anterior lobe of pituitary are shown. These are ACTH, adrenocorticotrophic hormone; FSH, follicle stimulating hormone; GH, growth hormone; ICSH, interstitial cell stimulating hormone; LTH, lactogenic hormone; MSH, melanocyte stimulating hormone; and TSH, thyroid stimulating hormone. GH affects the growth of body. GH and LTH stimulates the growth of mammary glands and production of milk. LTH, ICSH and FSH, they stimulate the maturation of ovaries, formation of ova, degeneration of corpus luteum, etc., production of hormones from the corpus luteum. ICSH and FSH in case of males, they stimulate the secretion of production of testosterone and maturation of sperms. The TSH hormone reaches thyroid gland and stimulates the production of thyroxine. Melanocyte stimulating hormone and ACTH, they stimulate the secretion of melanin pigment. ACTH in the adrenal glands, cortical part, helps in the secretion of corticoids, which are the hormones secreted from the cortex part of adrenal gland. Intermediate lobe of pituitary releases only one hormone, which is MSH or melanocyte stimulating hormone. Posterior lobe releases 2 hormones, which are oxytocin or birth hormone, or also called as milk ejaculating hormone. Second is antidiuretic hormone or ADH, or also called as vasopressin, which help in reabsorption of water in kidneys. Now, disorders of pituitary gland. Pituitary dwarfism. It is caused due to the deficiency of growth hormones from childhood. अगर बचपन में ग्रोथ हार्मोन्स के सिक्रेशन में कुछ कमी रह जाती है तो इसके कारण बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें कमी आ जाती है और उसकी वजह से उसकी हाइट कम हो जाती है, जिसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं. जाइजेंटिज्म इज काज्ड बाय एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम अर्ली स्टेज. अगर जरूरत से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं तो उम्र से पहले ही, एक लिमिटेड एज से पहले ही मनुष्य की हाइट बहुत अधिक बढ़ जाती है. एक्रोमीगैली इज काज्ड ड्यू टू एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एडल्ट साइज इज रीच्ड, यानी कि अगर पूरी उम्र होने के बाद, बिल्कुल एडल्ट साइज गेन करने के बाद अगर एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है तो उसके कारण से चेहरे की बनावट में परिवर्तन आ जाता है, जिसे एक्रोमीगैली का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस विच इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ADH, यानी ADH की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाती है, जिसमें कि डाइल्यूटेड यूरिन रिलीज हो जाता है, जो कि पानी के रीएब्जॉर्प्शन की कमी से होती है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. धन्यवाद.